तो स्टूडेंट्स, इसके आगे अब हम एक और दो तीन बातों पर ध्यान देंगे। एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक से ज़्यादा जीन की वजह से कोई कंबाइंड एक ट्रेट या एक करैक्टर अगर दिखाई देता है तो उसे हम पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ह्यूमन का स्किन कलर, इसकी 3 जीन होती हैं और तीनों डोमिनेंट हों, यानी कि 6 एलील्स डोमिनेंट हों तो सबसे ज़्यादा डार्क कलर होगा। 5 डोमिनेंट हों तो उससे कम डार्क होगा। 4 डोमिनेंट हों तो उससे कम डार्क होगा। 3 डोमिनेंट हों तो उससे कम डार्क होगा। तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल हैं आई कलर, हाइट, वेट, हेयर, स्किन कलर, ये सब। इनकी कई जीन होती हैं, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा जीन्स आ जाएं उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाएगा, जितनी कम जीन आएंगी उतना कम इफ़ेक्ट आएगा। इसके बाद एक और वर्ड आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब है एक जीन है और उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे करैक्टर्स में चेंज आ जाए। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दिया है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। अगर ये जीन किसी के अंदर आ गई तो फिनाइल एलेनिन नाम का जो अमीनो एसिड है उसका ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं होता। उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं। तो हम कहते हैं कि साहब ये एक जीन और इतने सारे करैक्टर। इससे मेंटल रिटार्डेशन होता है, हेयर ख़त्म हो जाते हैं, स्किन पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया is due to mutation in a single gene that codes for enzyme phenylalanine hydroxylase। फिनाइलएलेनाइन अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सीलेशन करने वाला एंजाइम बनता है, और अगर ये नहीं बनता है तो ये सारी गड़बड़ होती है। फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अमीनो एसिड जो है फिनाइलएलेनाइन, इसको टायरोसिन में चेंज कर देता है। और अगर ये टायरोसिन में चेंज नहीं होता और फिनाइलएलेनाइन के रूप में ही रहेगा तो ये सारी डिजीज़ पैदा होगी। इसके बाद फिर ये बात पहले भी आई थी कि ह्यूमन की फैमिली की हिस्ट्री को देखकर कैसे हम उसकी जीन्स के बारे में प्रिडिक्शन करें या इस नतीजे पे पहुँचें कि इसको ये जेनेटिक बीमारी है या इसके अंदर ये जेनेटिक करैक्टर है। उसके लिए ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस मतलब पहले हम उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उसको सिंबल्स में नोट करेंगे और सिंबल्स में नोट करने के बाद में फिर उसमें मेंडल के सारे लॉज लगा के पता लगाएंगे कि भाई ये किस वजह से हो रहा होगा। तो पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल बनाने के लिए ये सिंबल दिए हुए हैं। अगर स्क्वायर बना है तो मेल है, राउंड बना हुआ है सर्कल तो फीमेल है, और अगर ये तिरछा स्क्वायर बना है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मैंने कि सेक्स से कोई मतलब नहीं है, बाकी जितने करैक्टर हैं उनको देख लो। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स रेड कलर के दिए। अगर हम हाथ से कर रहे हैं, कहीं पेंसिल से लिख रहे हैं
तो अगर हम शेड ना करें सर्कल के अंदर या स्क्वायर के अंदर, तो ये जो ब्लू वाले हैं ये वाले माने जाएंगे, और अगर अंदर शेड कर दें तो हम फिर ये रेड वाले माने जाएंगे। मतलब अगर प्रिंट कराना है तो इस तरह के कलर्स में कर दो, ब्लू कलर नॉर्मल, रेड कलर अफेक्टेड। लेकिन अगर हाथ से लिख रहे हैं तो पेंसिल से बनाओ, और अगर शेड कर दो तो ये रेड वाले माने जाएंगे, और अनशेडेड जो है वो ब्लू वाले माने जाएंगे। अगर एक स्क्वायर और एक राउंड के बीच में लाइन खींच दी है तो इसका मतलब इनकी शादी हो गई। और अगर दो लाइन खींची है तो उसका मतलब बताया है कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इससे तो कोई मतलब नहीं है, इंसानों में ऐसा होता नहीं। उसके बाद ये एक फैमिली का दिया है, ये वाला, ये एक फैमिली का दिया है, ये एक फैमिली का है। इसमें एक स्क्वायर एक राउंड के बीच में शादी होती है और उनके दो बच्चे पैदा होते हैं, एक राउंड एक स्क्वायर, यानी कि एक लड़का एक लड़की। और ये दिया है कि एक राउंड और एक स्क्वायर के बीच में शादी होती है, और जो उसके लड़का पैदा होता है स्क्वायर, वो रेड है, यानी कि वो अफेक्टेड है, उसको डिजीज़ है। ये पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं इसको। अब ये पेडिग्री एनालिसिस दिए हुए हैं, इनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि किस डिजीज़ के हैं, और जिस डिजीज़ के हैं वो डिजीज़ ऑटोसोमल डिजीज़ है या सेक्स लिंक डिजीज़ है। ऑटोसोमल माने एक्स वाई को छोड़ के बाकी किसी क्रोमोसोम पे है जीन, या उनकी जीन एक्स और वाई पे है। एक्स वाई पे है तो सेक्स लिंक जीन करेक्टर कहेंगे, और अगर बाकी किसी क्रोमोसोम पे है तो उसे कहेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो ये जो पहली वाली पेडिग्री दी है ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट की करेक्टर्स के लिए, और बी वाली जो दी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। इन पेडिग्री चार्ट्स के द्वारा हम कुछ करेक्टर्स का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और प्रैक्टिकल में भी कुछ आएंगे, प्रैक्टिकल की बुक में है कुछ। विडोज पीक, किसी के हेयर ऑन द ईयर, कान पे बाल होना, और ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन जो मेन इनका मकसद है जिसकी वजह से ये पेडिग्री एनालिसिस कराना पड़ता है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए। ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडल के नियमों का पालन करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। एक जीन कोई ख़राब हो जाए, उसमें म्यूटेशन हो जाए किसी तरह का, तो उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. Most common Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria and thalassemia। तो इनमें से ये सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके कोर्स में किताब में नहीं है तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सब किताब में हैं तो इनमें से क्वेश्चन आता है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हीमोफीलिया का हमने दिया है पहले।
हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन होती है, सेक्स लिंक्ड है। और अगर फादर के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, होती तो ये रिसेसिव है, लेकिन जब रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट जीन होगी ही नहीं, तो मेल में तो ये एक बार आ जाए तो फिर इफ़ेक्ट करेगी। तो ये पहले इसमें देखिए, ये मेल है, एक एक्स क्रोमोसोम इसका रेड कलर का है, इसका मतलब इस पे हीमोफीलिया की जीन है। तो ये पूरा का पूरा हीमोफीलिया से डिजीज्ड है पर्सन। इसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से होती है, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 लड़कियां इसकी आ रही हैं, यानी 50% चाइल्ड, या जितने भी गर्ल चाइल्ड होंगे वो सब कैरियर होंगे डिजीज़ के। वो डिजीज़ को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए इनको ये बीमारी होगी नहीं। अब इस लड़की की किसी से शादी होती है, तब क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? बेटा पैदा होता है तो अफेक्टेड होता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे है ये डिजीज़। और बेटी, आधी बेटियां ऐसी पैदा होती हैं जो कैरियर होती हैं, आगे ले जा सकती हैं, लेकिन बीमार नहीं हैं। तो हम ये देखेंगे कि लड़कियों के बीमार होने के चांसेस कम और लड़कों के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। ये बीमारी इंग्लैंड के राजा के परिवार में हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनके यहाँ बहनें बच जाती थीं, भाई मर जाते थे, और क्वीन ज़्यादा बनती थी और किंग कम बनते थे। अगला है ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो है वो ये दिया हुआ है, ये वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और ये सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन है। इसकी वजह से ये जो आरबीसी का शेप है वो बदल गया है, और इसकी वजह से ये काम नहीं करती हैं आरबीसी, तो आदमी को खून की कमी जैसा महसूस होता है। ये कैरियर पेरेंट है, ये भी कैरियर पेरेंट है। जिसमें नीला रंग आ रहा है वो सिकल सेल एनीमिया की जीन है, और जिसमें वाइट रंग कलर आ रहा है वो नॉर्मल जीन है। तो ये रिसेसिव है, इसलिए ये जो पेरेंट है इसके अंदर ये डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन जब दोनों कैरियर होंगे तब बच्चों में अफेक्टेड चाइल्ड 25%, कैरियर चाइल्ड 50% और नॉर्मल चाइल्ड 25%। 1:2:1 की रेशो मेंडल वाली। इसके बाद ये फिनाइलकीटोनुरिया की पहले भी बात हो चुकी है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इसमें भी देखिए 1:2:1 की रेशो है। 1 इफेक्टिव, अगर दोनों कैरियर पेरेंट्स हैं तब की बात है ये। इसके बाद एक थैलेसीमिया आती है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है थैलेसीमिया। इसमें भी अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं
तो 1:2:1 की रेशो आती है, 1 अनअफेक्टेड, 2 कैरियर्स एंड 1 अफेक्टेड। मतलब लेकिन मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज़ है।